अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10। हम आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशन, पहली बात, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल में डिसॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। When solute particle dissolve in solvent particle that have uniform composition. अब uniform composition का मतलब every solute particle is surrounded by every solvent particle। तो यहाँ पे अगर हम देखें solution, पहले तो solute particles हैं और ये solvent particles हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ये solute particles हैं that are solvent particles, that are solvent particles and that are solute particles. First of all, we discuss about the how to make the solution. सबसे पहले solute particle की force of attraction ब्रेक होगी। जब सबसे पहले force of attraction solute particle की ब्रेक होगी, याद रखें यहाँ पे ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जाते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन होते हैं, दैट आर सॉल्वेंट पार्टिकल एंड ग्रीन विल बी सॉल्यूट पार्टिकल। जब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो आपको पता होना चाहिए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है तो याद रखें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब सॉल्यूशन में दो प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ओके, अब हम पहली बात करते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन की। हीट ऑफ सॉल्यूशन कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हमें नज़र आती है कि इनमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनमें एनर्जी क्या हो रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है। अब यहाँ पे इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज अ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब फॉर्मेशन होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन का स्पेसिफिक फार्मूला है डेल्टा एच लेटेस्ट माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो याद रखें यहाँ पे लेटेस्ट वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि आयनिक कंपाउंड जब भी डिसॉल्व हम करेंगे तो उससे लेटेस्ट एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। हाइड्रेशन एनर्जी फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स है, फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो याद रखें जिस कंपाउंड में, जिस सोल्यूशन में लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी अल्टीमेटली कम होगी, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिव, हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्ड विद द क्रिस्टल लेटेस्ट, यहाँ पे हमें पता चलेगा सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, जो अपने क्रिस्टल के साथ टाइटली बाउंड होंगे। अब देन अगर हम देखें हाइड्रेशन एनर्जी किसी सॉल्यूशन की ज़्यादा हो, लेटेस्ट एनर्जी कम हो, तो माइनस का साइन इसके साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो ओवरऑल हीट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में चला जाएगा, मींस एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होगा। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब पहले इधर डिस्क्राइब करते हैं एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल टाइटली बॉन्ड होते हैं अपने क्रिस्टल के साथ। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दी, NH4NO3 NH4 आयंस और NO3 आयंस बनते हैं। यहाँ पे प्लस के साथ डेल्टा H सॉल्यूशन दिया हुआ है 25.7 किलो जूल पर मोल। तो प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है ये हमारे पास एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस हैं। ये कौन से सॉल्यूशंस हैं? एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे याद रखें एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस के लिए हम कहते हैं कि जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स और टाइटली बाउंड होंगे
वहाँ पे इट मीन एनर्जी वो गेन करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करने की ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे, इवॉल्व भी होगी एनर्जी बट कम होगी। अब बेटा दूसरी बात है, यहाँ भी अगर हम देखें एक्सोथर्मिक को, तो यहाँ पे सैल्यूट पार्टिकल इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बट सॉल्वेंट और सैल्यूट पार्टिकल के दरमियान, सॉल्वेंट और सैल्यूट पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए डेल्टा एच की जो सोल्यूशन की वैल्यू वो -45 आती है। समझ लगी बेटा? आई थिंक दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस और एक्सोथर्मिक। ये अगर आपको क्लियर है तो सॉल्युबिलिटी का टॉपिक पढ़ना आपके लिए आसान है। अब बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, जब भी आप मैक्सिमम सैल्यूट इज डिजॉल्व, जब मैक्सिमम सैल्यूट डिजॉल्व करेंगे किसमें, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन अमाउंट जितनी सॉल्वेंट की दी हुई उसमें मैक्सिमम सैल्यूट डिजॉल्व हो जाए, या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट स्पेसिफाई उसने कर दिया, 100 ग्राम भी हो सकते हैं, बट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन जितनी अमाउंट सॉल्वेंट की होगी उसके अंदर सैल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर्स, इसकी डेफिनेशन क्या हुई सॉल्युबिलिटी की, कि मैक्सिमम सैल्यूट इज डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक मखसूस टेम्परेचर आएगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे मैक्सिमम सैल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। अब देन हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। अब बेटा पहला फैक्टर टेम्परेचर का ले रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड, ये अक्सर पेपर में आते हैं। अब इसके 3 वेज हैं, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे देखें KNO3 की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, 19 से 150 हो जाती है। आप जब टेम्परेचर 0 से 90 तक इंक्रीज कर दो, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी KNO3 की इंक्रीज हुई, 19 से 150 होगी। ऐसी एक और एग्जांपल दी है NaNO3 की, सोडियम नाइट्रेट की, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी 80 से 140 तक हो जाती है जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है, अक्सर वाई का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि याद रखें यहाँ पे सॉल्यूशन आर एंडोथर्मिक, ये दोनों सॉल्यूशंस ये क्या होंगे, एंडोथर्मिक, मतलब वो सॉल्यूशंस उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है जिनके कौन से सॉल्यूशन हो, एंडोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक मीन इट मीन उनके सैल्यूट और सैल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग। हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको ब्रेक करने के लिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। मैंने नीचे लिख भी दिया है, देयर पार्टिकल रिक्वायर मोर टेम्परेचर फॉर द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मीन सॉल्वेंट के अंदर जब ऐड होंगे सॉल्युबिलिटी के लिए इन्हें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। ओके, देन हम बात करते हैं विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। दूसरा फैक्टर है कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्यों, NaCl की देखें 40 सॉल्युबिलिटी है तो 40 रहती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे याद है 0 to 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज का है, बट सॉल्युबिलिटी गेट कांस्टेंट 40 है तो 40 रहती है। क्यों, याद रखें जिन सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहती है वहां पे हीट ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉल, वहां पे हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इनका हीट ऑफ सॉल्यूशन, जिन सॉल्यूशन का स्मॉल हो हीट ऑफ सॉल्यूशन, कम वैल्यू आए हीट की, वो उनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी कांस्टेंट ही रहती है। अब बेटा हम बात करते हैं कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं उनके सॉल्यूशंस हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। जब डिक्रीज करेगी, याद रखें यहाँ पे हम जरा इसको भी देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अब सीजियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी 60 से 40 हो जाती है, मतलब पहले 60 होती है फिर 40, मतलब कम हो जाती है। तो याद रखें टेम्परेचर 0 to 90 इंक्रीज करें बट सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों,
क्योंकि ये सॉल्यूशंस एक्सोथर्मिक हैं। इन सॉल्यूशन में एक्सोथर्मिक हैं। क्यों? जहाँ पे एक्सोथर्मिक में पड़ा है हीट विल बी evolve फ्रॉम द सॉल्यूशन, हीट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन से हीट इवॉल्व हो रही है। इट मीन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन में पहले हीट ज्यादा है, जब और ज्यादा हीट गयोगे तो इंटरेक्शन बिटवीन सैल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल विल बी वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ द सैल्यूट एंड सॉल्वेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इसकी रीजन आ गई। देन हम एक और क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पेपर में आ चुका है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आया फेडरल बोर्ड में। तो याद रखें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, पहली बात है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कैसे होती हैं? गैस है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, पहले उसे कंडेंस करेंगे लिक्विड स्टेट पे, पहले कंडेंस किया जाएगा लिक्विड स्टेट में, देन उसको किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा। तो याद रखें यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के। पहली बात कंडेंसेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब कंडेंस करेंगे लिक्विड स्टेट। जब कंडेंस करेंगे बेटा, आपने पढ़ा हुआ है कि गैस मॉलिक्यूल में पहले नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब जब कंडेंस होंगे लिक्विड मॉलिक्यूल बन जाएंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती बन जाती है। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। तो इट मीन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कंडेंसेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और देन जब गैस ऐड करेंगे गैस मॉलिक्यूल को लिक्विड, सॉल्वेंट स्पेस क्रिएट करेंगे। जब स्पेस क्रिएट करेंगे, पहले सॉल्वेंट में इंटरेक्शन हो रही है। अब सॉल्वेंट जब स्पेस क्रिएट करेंगे, वो अपनी फोर्सेस को क्या करेंगे? ब्रेक। जब ब्रेक करेंगे तो दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक एक्सो और दूसरा एंडो। ठीक है। अगर इनफैक्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, वाटर का स्ट्रक्चर ओपन होता है, आपको पता है ऑक्सीजन दरमियान में होते हैं, उसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, हाइड्रोजन दो साइडों पे होते हैं। जब स्ट्रक्चर ओपन होगा वाटर का, वाटर डायरेक्टली गैस मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करेगा। डायरेक्टली जब इंटरेक्शन करेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ज्यादा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा? कम होगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब ज्यादा हो तो आपने पढ़ा हुआ है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में जब भी टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी क्या रहती है? आपके पास डिक्रीज रहती है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। और आपको ये फेडरल बोर्ड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट ईयर लेवल तक आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट फर्दर वीडियो विल बी कंटिन्यू। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ूंगा। टेम्परेचर का फैक्टर दिया है, फिर पोलैरिटी का फैक्टर रहता है, फिर फैक्टर ऑफ प्रेशर का फैक्टर दूंगा। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।